चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगने की खबर है। इंस्टीट्यूट के टर्मिनल गेट नंबर 1 पर आग लगी है। आग की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हैं, आग बुझाने में जुटी हैं। देखिए तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। प्लांट से निकलता है ये गाढ़ा काला धुआं, ये बता रहा है कि आग किस तरह विकराल रूप ले चुकी है। आग के तांडव की ये तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही तस्वीरें फायर ब्रिगेड के प्रयासों की भी, जो कि आग बुझाने में जुटी हुई है। 8 गाड़ियां, वैक्सीन बनने वाली इमारत में आग नहीं लगी है। ये प्लांट जरूर है लेकिन यहां कोविशील्ड का उत्पादन नहीं हो रहा है, वो इस बिल्डिंग में नहीं होता है। यही एक राहत की बात है। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक सामने नहीं आया है। जहां आग लगी वहां वैक्सीन नहीं बनाई जा रही है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल गेट नंबर 1 पर नए प्लांट में आग लगी है, जिस पर काबू पाने के प्रयास जारी है। और ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आग के तांडव, आग बुझाने के प्रयासों के बीच ये कुछ नई तस्वीरें मौके से सामने आई हैं। आग के खिलाफ जंग में फायर ब्रिगेड अब बढ़त बना रही है। हालांकि प्रयास अभी भी जारी है आग बुझाने के। आग अभी बुझी नहीं है, लेकिन युद्ध स्तर पर आग के तांडव को रोका गया है और अभी भी पूरी तरह काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पुणे संवाददाता अविनाश पर्वत। अभिषेक, गेट नंबर 1 पर सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार अभी जो भी कुछ गेट नंबर 2 एक नंबर पे सेकंड फ्लोर पे आग लगी है, लेकिन अभी तो कुछ भी यातायात होने की कोई जानकारी तो नहीं है। लेकिन अभी 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने का काम शुरू किया है। अविनाश, ये जो एरिया है, जो नया प्लांट है, क्या वैक्सीन यहीं पर बन रही है? हाँ, वैक्सीन यहीं पर, मतलब उस फ्लोर पे नहीं है, लेकिन उसी के नजदीक बताया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन वगैरह अभी तक सभी सुरक्षित है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी पूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। अभिषेक, जिस तरीके से धुएं को उठते हुए हम देख पा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग काफी ज्यादा भीषण है। क्या इसको लेकर के जानकारी मिल पाई है कि आग भीषण है या ज्यादा नहीं है? हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से तो अभी तक भीषण आग ऐसे कुछ बताया नहीं जा रहा है। मामूली है और कारण भी नहीं बताया जा रहा है। शायद शॉर्ट सर्किट है या और किसी के कारण, वो तो सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन अभी तक सब कुछ सुरक्षित है और मामूली आग लगी ऐसा इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया जा रहा है। तो आग लगेगा और तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश भर में एक चिंता की लहर सी दौड़ गई, क्योंकि काफ़ी लंबी जंग के बाद वैक्सीनेशन हमें उस मोड़ पर लाया जब हम कोरोना के खिलाफ जंग में एक अजेय बढ़त बना रहे हैं और जीत नज़दीक नज़र आ रही है। लेकिन उसी बीच जिस जगह से पहली वैक्सीन जिसे कि मंजूरी मिली थी, वहां आग लगने की खबर आई। हर कोई चौंक गया, चिंता में डूब गया। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि जिस जगह पर वैक्सीन बनाई जा रही है वहां पर आग नहीं लगी है। ये वो प्लांट नहीं है जहां कोरोना के वैक्सीन बनाई जा रही है। ये दूसरी इमारत है प्लांट ही, लेकिन यहां पर कोरोना वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्लांट में आग लगी और आग देखते ही देखते बढ़ती चली गई। अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी है। क्या शॉर्ट सर्किट वजह थी या कोई और कारण है, ये जांच का विषय है जिसे कि खंगाला जाएगा। लेकिन जो पहली प्राथमिकता है, जो इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है, वो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लेने का। टर्मिनल गेट नंबर 1 पर यह प्लांट जहां पर आग लगी है। और जयपुर से बड़ी खबर है, कोरोना पर समीक्षा बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में वैक्सीनेशन पर भी मंथन होगा और कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 7:30 बजे ये समीक्षा बैठक होगी। सीएमआर में ये बैठक होगी, खुद मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। चिकित्सा मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, सीएस भी बैठक में शामिल होंगे और अन्य अधिकारी जो वैक्सीनेशन और
कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हवा हो गए वे दिन जब अपराधियों के मन में खाकी का खौफ होता था। लोग बड़े अदब से पुलिस का सहयोग करते थे। अब दबिश देने पहुंचे कानून के रखवाले दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को घेर कर खड़ी भीड़, आस्तीन चढ़ाते, आंख दिखाते दबंग, समझाइश में जुटे पुलिसकर्मी, कभी चोट दिखाते, कभी हाथ जोड़ते। तस्वीरें बाड़मेर की है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम भीमगोड़ा गांव पहुंची थी। टीम ने पूर्व सरपंच के घर अवैध शराब बिक्री की बात कहकर तलाशी शुरू की। तलाशी का विरोध करते हुए परिवार के सदस्य टीम से उलझ गए। इसके बाद नोक-झोंक से शुरू हुआ मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद की कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। इस पर आबकारी विभाग के जवान और परिवार के सदस्य आपस में उलझ गए, जिसमें 4 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवाना में भर्ती करवाया गया। मारपीट के दौरान आबकारी सीआई कुनाराम सुधार और एक जवान के हाथ पर हल्की चोट आई। वहीं सीआई की वर्दी भी फटी है। इसे लेकर आबकारी विभाग ने सिवाना थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया है। दूसरी ओर सरपंच के परिजनों ने भी आबकारी विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने शराब बिक्री की बात कहकर उनके और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। सिवाना पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले के बाद बेखौफ बदमाशों की करतूत एक बार फिर सार्वजनिक कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। और अब बात आते हैं दौसा के बारे में, जहां पुलिस पिट गई। घटना की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों को देखिए जिनके नाम से बदमाशों में खौफ आना चाहिए। आज वो खुद डरे खौफजदा नजर आए। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल पुलिस सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को मौके पर ही पकड़कर बंधक बनाने की कोशिश की, उनके मोबाइल छीन लिए। बाद में पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। जोधपुर के शेरगढ़ से बड़ी खबर है। यहां एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। अनुदान राशि न मिलने से यह युवक परेशान था। 4 साल से अनुदान राशि नहीं मिली। वो लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसकी गुहार अनसुनी रह रही है, उसकी गुहार का कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसे में उसने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। एक बोतल में ये पेट्रोल भरकर लाया था, खुद पर छिड़का और आत्मदाह की कोशिश की। 4 वर्षों से कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काटकर थक चुका, हार मान चुका ये युवक आज आत्मदाह की कोशिश करते तस्वीरों में कैद हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर नगर परिषद के सैकड़ों सफाई कर्मी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज इन्होंने विरोध का एक अनूठा तरीका आजमाया। कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पघुराए। उसी तर्ज पर ये लोग अपनी मांग को लेकर 4 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के मुख्य द्वार के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर अपना रोष प्रकट किया। आप इन तस्वीरों में भी ये साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें, ये लोग 2 महीने के बकाया वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर हैं। पिछले 4 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिससे शहर में जगह जगह गंदगी है, कचरे के ढेर दिख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है।
प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया है। सरपंचों का कहना है उन्होंने ये ताला ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के विरोध में किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार का फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर यह तालाबंदी सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए की गई है। अगर इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो विभिन्न जगहों से आई तस्वीरें इस तालाबंदी से जुड़ी हुई आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां 60 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मेजर फैजुल्लाह का पार्थिव देह बुधवार को देर रात तिरंगे में लिपटा हुआ पहुंचा। जयपुर के घाट गेट स्थित कब्रिस्तान में मेजर को सुपुर्द खाक किया गया, जिसे देख परिवार के लोग गमगीन हो गए और मेजर को नम आंखों से विदाई दी। नमाज जनाजा पढ़ा गया। सुपुर्द खाक करने के बाद मेजर के लिए खास दुआ का आयोजन हुआ। इस दौरान मेजर के पिता आरिफुल्लाह खान, चाचा शफीक उल्लाह खान समेत परिवार के लोग मौजूद रहे। बता दें, मेजर फैजुल्लाह खान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। चलिए रुकते एक ब्रेक के लिए। हाल ही में विवादों में आए एडिशनल एसपी सुखदेव जांगीड़ के खिलाफ सिरोही के कालिंद्री थाने में एक व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित भवानी सिंह देवड़ा ने थाने में शिकायत दी है कि सुखदेव जांगीड़ उसे, उनके परिवार और रिश्तेदारों को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। हालांकि पुलिस से शिकायत के बाद एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई पिछले 3 महीने से नहीं हुई। 2 दिन पहले पीड़ित ने डीजीपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एडिशनल एसपी सुखदेव जांगीड़ के खिलाफ मैंने 1 नवंबर 2020 को पुलिस थाना कालंदरी जिला सिरोही में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पिछले काफ़ी टाइम से ये खुद सुखदेव जांगीड़ ने मेरे मोबाइल की सीडीआर निकलवाई अवैध तरीके से, और उसके बाद मेरे जितने रिश्तेदार, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे जो भी मिलने वाले, उन सब को अलग अलग नंबरों से और 2 फर्जी सिम थी, उन फर्जी सिमों से भी फोन किए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। हालांकि जो प्रोसेस है वो अभी भी कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन सीएम गहलोत से मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्न, मैं आपको बताना चाहूंगा 10 फरवरी से विधानसभा का संभावित शुरू होगा। दरअसल क्या है, 1 तारीख को केंद्र का बजट शुरू होगा। उसके बाद आमतौर पर जब केंद्र का बजट शुरू होता है तो 10 या 15 दिन बाद राज्य सरकार का भी बजट सत्र शुरू हो जाता है। तो केंद्र के बजट के बाद अब 10 फरवरी से राज्य में विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा और ये मार्च तक चलेगा। इस दौरान अशोक गहलोत सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। संसदीय कार्य एवं विधि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है बजट सत्र की, और अब आधिकारिक आदेश है वो आज देर शाम तक या कल तक जारी हो जाएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल केरल जाने वाले हैं। 23 जनवरी को केरल प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि हैं। इसमें शामिल होने के लिए वो कल केरल रवाना हो रहे हैं। बता दें कि 2 से 3 बजे तक सीएम प्रवासियों से संवाद करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं।
यह कहानी एक फिनटेक स्टार्टअप की है। ब्लू और ग्रे कॉलरेड वर्कर्स को स्मॉल टिकट लोन्स देती है। रोहित सेन और नूपुर गुप्ता कभी गोल्डमैन सैक्स में सहयोगी थे। इन्होंने नीरा शुरू करने के लिए अपनी हाई प्रोफाइल नौकरियां छोड़ दी। नीरा एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गों को ऋण देकर संबल बनाना है। We used to work with European fintechs, and that's where we saw the idea of using data and technology to solve problems in the finance space. And what we realized was the impact it could have here in India was far bigger than anything over there. नीरा भारतीयों को जरूरत के समय में ऋण मुहैया कराता है। यह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। यह उन लोगों को भी उधार देता है जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता और साथ ही वो जो पहली बार कर्ज लेने आते हैं। नीरा अपने ऐप बेस्ड क्रेडिट लाइन के माध्यम से 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण देता है। हमने कस्टमर्स के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना शुरू करा, समझना शुरू करा कि उनकी कैसी लाइफ है, क्या ज़रूरतें होती हैं जो उन्हें नीरा के पास लाती हैं। तो एक बार जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नीरा दरअसल आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे भारतीय श्रमिकों की मदद कर रहा है और यही है असली स्वाभिमानी रास्ता। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। बढ़ेंगे आगे। हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि यह देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा कि तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए भारत की सबसे कम उम्र की पैलियोंटोलॉजिस्ट। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बिजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्ल आ रही है यंग जीनियस में।